नमस्कार दोस्तों, सीटेट एनफोर्समेंट क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, किसी कारणवश मैं वीडियो में रेगुलर अपडेट नहीं था, बट अब आपका वीडियो रेगुलर रहेगा क्योंकि हम लोग का जो मार्क्स है वो डिजी लॉकर पे दे चुका है। इसका मतलब है कि आपका नोटिफिकेशन सीटेट के रिगार्डिंग जल्द ही आने वाला है। और ठीक है, नोटिफिकेशन आने के मैक्सिमम आप मान के चलो कि 2 या 3 मंथ्स, 2 या 3 महीना मैक्सिमम आपको एग्ज़ाम के लिए समय देगा। इसके बाद वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेगा। और आप जानते हैं कि इस बार, इससे पिछले बार ऑनलाइन पेपर हुआ था, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। अब हम बिल्कुल अपडेट रहेंगे, हमारा वीडियो जो लेक्चर है वो बिल्कुल चलते रहेगा। ठीक है, कोई सुझाव हो तो अवश्य दीजिएगा। हम इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 में मैथ्स का हो चुका है 30 to 40, 40 to 50। आज जो है पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम लोग 51 से लेकर 60 तक चलेंगे। और नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये सिस्टम हटा के एक कंप्लीट वीडियो में ही ख़त्म करेंगे ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से डिन्स ब्लॉक का प्रयोग करके किन अवधारणाओं मतलब दोस्तों समझेंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं आपको बताते भी चल रहा हूँ, ये कीवर्ड्स वगैरह यही ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कीवर्ड्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अवधारणाओं हम लोग किसको बोलते हैं, कॉन्सेप्ट को बोलते हैं। कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान में रख लो कि डिन्स ब्लॉक की सहायता से आप संख्या और स्थानीय मान पढ़ा सकते हो, योग पढ़ा सकते हो, घटाव पढ़ा सकते हो, बट पारीयता नहीं पढ़ा सकते हो। ठीक है, अब देखिए डिन्स ब्लॉक, आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि डिन्स ब्लॉक होता क्या है। तो डिन्स ब्लॉक जो होता है वो दहाई के बराबर, मतलब ये इस तरह छोटा छोटा ब्लॉक होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे को समझाने के लिए। यहाँ देखिए, डिन्स ब्लॉक की सहायता से आप जोड़ कर सकते हो, घटाव कर सकते हो। ठीक है, संख्या की भावना बता सकते हो, उसका स्थान बता सकते हो, बट उससे कभी भी आप प्रोबेबिलिटी नहीं बता सकते। ठीक है, हिंदी में जो ये प्रयक्ता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी भी आप डिन्स ब्लॉक की मदद से, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आपको रखना ये है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट भी होता है कि आप डिन्स ब्लॉक की सहायता से प्रयक्ता नहीं पढ़ा सकते, यानी कि प्रोबेबिलिटी आप नहीं पढ़ा सकते। आप देख लो, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, जोड़ कर सकते हो, घटाव कर सकते हो, संख्या भावना तथा स्थान इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ये ब्लॉक टाइप का होता है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्थानीय मान। ठीक है, संख्या और स्थानीय मान बता सकते हो, योग बता सकते हो, घटाव बता सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दे रखा है। एक छात्र को जब 6065 को संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा गया तो इसको 665 लिखा, इस प्रकार की त्रुटि हुई है। यानी कि आप एक बच्चे को क्या बोलते हो, 6065 लिखने के लिए, और बच्चा लिख क्या दे रखा है, 665 लिख दे रहा है। ठीक है, तो ये त्रुटि क्यों हुई है, इसके बारे में हमको 4 ऑप्शन दे रखा होगा। 4 ऑप्शन में हम देखें। छात्रों की संख्या की समझ नहीं है, अगर संख्या की समझ ना होती तो ये कैसे लिखता है, इसलिए ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो गया। छात्र गुण सूचक और क्रम सूचक संख्याओं का बोध नहीं, ये भी बात गलत है। यह संक्रियात्मक त्रुटि है। ठीक है, तो ये ऑपरेशनल एरर कैसे होगा, यहाँ ऑपरेशन का कोई संक्रियात्मक मतलब ऑपरेशनल, ध्यान रखेंगे जो वर्ड बता रहा हूँ ये सब कीवर्ड है, ये आपके काम आएंगे। ऑपरेशनल एरर कोई नहीं, त्रुटि मतलब एरर। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो हमारे लिए बचा क्या, छात्र जो है वो स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझा। स्थानीय मान मतलब अगर छात्र को ये जीरो क्या होता है, जीरो जब भी हम बोलते हैं ना तो वो कन्फ्यूज होता है। संख्या की समझ तो उसे होती है, बट जब हम उसमें 6065 लिखते हैं तो उसे स्थानीय मान नहीं पता होता कि 1000 कहाँ रिप्रेजेंट करना है। तो इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर जीरो देना था, वो जीरो ये नहीं दे पाता, इसलिए बच्चा को क्या चीज़ की, क्या स्थानीय मान की समझ नहीं है। अगर उसे स्थानीय मान का समझ होता तो वो जीरो रिप्रेजेंट कर देता और उससे उसका क्वेश्चन सही बन। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे कि बच्चा को कुछ लिखने को कहा जाए और बच्चा गलत लिख दे रहा है, तो हमेशा देखिएगा उसका ऑप्शन होगा कुछ नहीं करना है, स्थानीय मान देखना और स्थानीय मान का आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है,
जब भी अगर हम बच्चा को बोलते जैसे 4445 लिखने को बोल रहे हैं और बच्चा 445 लिख रहा है, सीधा सा ऑप्शन देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में स्थानीय मान, ठीक है। बच्चा को लिखने के लिए आप कुछ भी बोले और बच्चा लिख कुछ और रहा है तो इसका सीधा संबंध है उस ऑप्शन से जो स्थानीय मान से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पेडागोजी बहुत ही की इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये आपके तार्किक शक्ति को समझता है, इसलिए इस पेडागोजी को ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोल रहा है, योग की एक समस्या है, ठीक है, जिसमें दे रखा है 234 + 42 को हल करते हुए एक विद्यार्थी ने जोर से कहा यदि वह 40 होता तो उत्तर 244, 254, 264, 274 होगा, परंतु 42 है इसलिए यह 276 + 2 276 होगा, इसलिए 234 + 42 हुआ तो 276। विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त युक्ति निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब ध्यान से देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है, ये स्टेटमेंट टाइप का दे सकता है। जो बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग होता है ना, ठीक है, रचनात्मक शक्ति वाले बच्चे, वो इस टाइप का सोल्यूशन करते, वो माइंड में ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इस प्रकार के मतलब जो बच्चे सॉल्व करते हैं उसके लिए कौन सा कथन, जो हमको 4 ऑप्शन दे रखा है उसमें से कौन सा सही होगा। तो आइए जब देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा कि 234 + 42 जोड़ना था, यदि वो 40 होता तो उत्तर ये होता। तो इन्होंने पहले क्या कर दिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 234 में 10 जोड़ोगे तो क्या हो गया आपको 244 होगा, ठीक है, जो कि ये है। फिर अब 244 में 10 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, तो 254 हो गया। 254 में 10 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 264 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 264 में 10 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 274 हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा था कि अगर 40 होता तो क्या हो जाता, 274 हो जाता, और 274 में 2 जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ जा रहा है उनको, 276, ये जो कि ये दे रखा है, ठीक है। इसलिए 234 + 42 कितना हुआ, इसलिए 234 + 42 जो हो गया वो कितना हो गया, 276, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन सा कथन सही है इसके लिए। तो गणित की कक्षा में मौखिक परिकलनीय, अब देखिए परिकलनीय किसको कहते हैं, कीवर्ड याद रखिएगा कि ये जो कुछ वर्ड होते हैं जो आपको नहीं पता होगा, मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक समझिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और जब तक ना समझ में अगर कोई क्वेश्चन डाउट हो रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। परिकलनीय जो होता है वो कैलकुलेशन को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, कैलकुलेशन को बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है, गणित की कक्षा में मौखिक परिकलनीय युक्तियों को हतोत्साहित किया जाना, यानी कि मौखिक बच्चा में जो कैलकुलेशन करते हैं उसको हतोत्साहित किया जाना। कभी भी बच्चे के मैथ्स को हम जो मौखिक सोचे उनको बच्चे को हतोत्साहित कर ही नहीं सकते, ये हमारा निगेटिव वर्ड है, हतोत्साहित हमको बिल्कुल भी नहीं करना है किसी भी बच्चे को, ठीक है। इस तरह की प्रणालियों द्वारा हल की गई समस्याओं को ठीक करते हुए एक शिक्षक का कार्य बढ़ जाता है। शिक्षक का कार्य कभी भी बढ़ जाए तो बढ़ जाए, उसका काम होता है बच्चों को एक्सप्लेन करना, जब तक न समझे तब तक उनको समझाना, इसलिए यहाँ भी ये ऑप्शन गलत हो गया। इस तरह की कलन विधि यानी हो गया आपका एल्गोरिदम, ठीक है। हमेशा मैंने समझाया है कि कलन विधि जो होता है ये एक वर्ड है, एल्गोरिदम, इसको समझिएगा नहीं कुछ अलग आ गया, एल्गोरिदम होता है, ठीक है। जो मेथड होता है क्वेश्चन सॉल्व करने, एल्गोरिदम विद्यार्थियों के अवधारणात्मक, यानी अवधारणात्मक मतलब कॉन्सेप्ट ज्ञान की सूचक नहीं, ऐसा नहीं, बच्चा बहुत ही समझदार है इसलिए वो माइंड में ही कैलकुलेशन कर रहा है, इसलिए अगर ये नहीं वर्ड नहीं होता तो ये लाइन सही हो जाता, बट सिर्फ नहीं की वजह से ये क्या हो गया, ये लाइन भी गलत हो गया। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया ये। अब ये समझते हैं क्यों हुआ है ये आंसर। गणित औपचारिक रणनीतियों का उपयोग एक शिक्षक के बच्चे के अवधारणात्मक यानी कि कॉन्सेप्ट समझ के प्रक्रिया को जानने में सहायता करता है। बिल्कुल बच्चा के यहाँ कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलता है कि बच्चा कॉन्सेप्ट का कितना क्लियर है, जो वो किसी और तरीके से सिंपल ये तो चाहता तो बच्चा ऐसे भी ऐड कर सकता था, 234 + 42, रिजल्ट हमारा क्या आ जाता, 276 आ जाता, बट बच्चे ने क्या किया, 234 में +10 10 10 10 +2 करके माइंड में ओरल कैलकुलेशन कर लिया, जो उनको रिजल्ट आ गया 276, ठीक है। मैं बिल्कुल
कैलकुलेशन को मतलब आपके पेडागोजी को इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए और टाइम टेकिंग से भागेगा नहीं, ये समझ में आ जाएगा ना एक बार, फिर क्वेश्चन आप यूं मिनटों में बना दोगे, बट पहला बार समय लगेगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53, माफ़ कीजिए ये क्वेश्चन नंबर 54 है। इस 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कुछ छात्रों के भागफल और शेषफल शब्दों के साथ उलझन भ्रांति है, यानी कि भ्रांति मतलब कन्फ्यूजन है। छात्रों में इस प्रकार की उलझन दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति उपयुक्त है, यानी कि हमको 4 ऑप्शन दे रखा है और उस 4 ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा बच्चा के प्रॉब्लम को सॉल्व करने। ध्यान देंगे क्वेश्चन अगर आपने पढ़ के समझ लिया ना तो आपको बिल्कुल भी मैथ्स हार्ड नहीं लगेगा, बिल्कुल भी। मैथ्स क्या, कोई भी जो इस बार का जो सीटेट का टर्म है वो है सिर्फ आपको क्वेश्चन समझने भर की देरी है। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है पहला, श्याम पट पर शिक्षक द्वारा अनेक विभाजन समस्याओं को निरूपित करना। बच्चा यहाँ कन्फ्यूजन है, अगर हम श्याम पट पर अनेक विभाजन समस्याओं को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे यानी कि रिप्रेजेंट करेंगे, इससे बच्चा को कोई फ़ायदा नहीं मिलने जा रहा है, ठीक है। बोर्ड पे हम उसको क्वेश्चन बनाते रहेंगे, कोई मतलब नहीं बनता है। वो जब उसको कन्फ्यूजन है, सिर्फ सॉल्व कर बोर्ड पे गए और हम उसको सॉल्व कर दिए तो भी बच्चा का कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होगा। बच्चा के कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए हम आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा, छात्रों के कार्यशीट दी जाए और उसका अभ्यास करने के लिए कहा जाए। बच्चा का कन्फ्यूजन क्लियर ही नहीं हुआ तो आप उसको कार्य अभ्यास करने के लिए कैसे दे सकते हो, ठीक है। मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाए और छात्रों से कहा जाए कि वे इनसे भिन्न प्रकार की समूह बनाएं। अब देखिए, मूर्त पदार्थ का प्रयोग किया जाए और छात्रों को कहा जाए इससे भिन्न प्रकार के समूह बनाएं और समूह की संख्या और समूह के बाहर की वस्तुओं का निरीक्षण करें, ठीक है। भागफल और शेषफल की परिभाषा को कम से कम 20 बार लिखना है, कोई मतलब नहीं बनता। अगर वो 20 बार लिखने से उनका कन्फ्यूजन दूर हो सकता है, नहीं। तो हमारा ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बचा क्या हमारे पास तीसरा, मूर्त पदार्थ देकर हम किसी भी बच्चे के कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं और उसमें भी भिन्न प्रकार के समूह बनाना है और समूह की संख्या और समूह के बाहर की वस्तुओं का निरीक्षण करना है। इससे क्या होगा, बच्चा का जो भागफल और शेषफल होता है उसका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम विभिन्न प्रकार के समूह बनाते हैं, ठीक है। अब ये इसमें से कुछ सामान हम बाहर निकाल देते हैं, तो जो इसमें से बचा हुआ है हम निरीक्षण करेंगे, जो बच जाता है वो हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो है वो कन्फ्यूजन बच्चे का क्लियर होगा। मूर्त प्रोडक्ट का यूज करके, मूर्त पदार्थ का यूज करके हम बच्चे के कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है हमारा, निम्न में से क्या योगात्मक मूल्यांकन जो होता है कि विशेषता नहीं है, ठीक है। तो हम चलते हैं ऑप्शन पढ़ते हैं। यह सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा होती है, इसका उपयोग श्रेणीकरण, कक्षा उन्नति और स्थापना में होता है। यह छात्रों और सामर्थ्य की कमजोरियों को निदान करने पर केंद्रित करती है। और चौथा ऑप्शन है, यह उत्पादन अनुकूलन है न कि प्रक्रिया अनुकूलन। अब सबसे पहले जब तक आप योगात्मक मूल्यांकन को न जानेंगे तो ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करते चल रहा हूँ कि कहाँ क्या आवश्यकता है। आप नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है। एक बार मेरी बात मान के चलिए, देखिए आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, हमारा जो कि ये क्वेश्चन है कि योगात्मक मूल्यांकन, पहले तो मूल्यांकन क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सबसे पहले तो हम जानेंगे मूल्यांकन क्या होता है। तो मूल्यांकन यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य जोड़ अंकन। यह अंग्रेजी के एवोल्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, यानी कि एवोल्यूशन जो शब्द होता है उसका हिंदी रूपांतरण है। आप इसको पॉज करके, वीडियो पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही काम देगा आपको। कहीं भी अगर आपने 10 सेट मुश्किल से बना लिया, देखिएगा 11वां सेट से आपका स्कोर आउट ऑफ 15 पेडागोजी मैथ्स में 12 जाने लगेगा, ठीक है। एक बार मेरी बात समझ के देखिए, यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य और जोड़ अंकन। यह अंग्रेजी के एवोल्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मापन, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों के अंक प्रदान करता है, वही मूल्यांकन उन अंकों की विश्लेषण करता है, उनकी तुलना दूसरों से करके एक सर्वोत्तम वस्तु या व्यक्ति का चयन करता है।
जैसे मूल्यांकन का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? मूल्यांकन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कंपेयर करने के लिए, कौन सा बेहतर। जैसे क्लास में ही मूल्यांकन जो एग्जामिनेशन फाइनल एग्जामिनेशन क्या होता है, तो उसमें क्या होता है कि हम सर्वोत्तम फर्स्ट जो बच्चा होता है हमारा, हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा टैलेंटेड है और किस बच्चे में क्या कमी रहेगी जो वो उतना अच्छा नहीं कर पाता है। तो मूल्यांकन एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है। मूल्यांकन दो प्रकार के होते हैं, संरचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। अब देखिए, योगात्मक मूल्यांकन के बारे में मुझे पूछ रखा है, लेकिन आपको बता दूं कि संरचनात्मक मूल्यांकन भी होता है और योगात्मक मूल्यांकन भी होता है। अगर मैं सिर्फ योगात्मक मूल्यांकन बताता तो आप तो वो तो समझ जाते, बट संरचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है वो तो नहीं समझते। इसलिए मैं बारीकी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक जीरो से, कि आपका नोट्स भी बनता चले। ठीक है। अब संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं निर्माणाधीन कार्यों के मध्य जब किसी मूल्यांकन किया जाता है तो उसे संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। शिक्षा से इसको देखा जाए, जब छात्र किसी कक्षा में होते हैं तो उनका यूनिट टेस्ट, टॉपिक टेस्ट लिया जाता है, उसे संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है। तो ये जब होता है, बच्चा जब पढ़ रहा होता है, ठीक है, और पढ़ने के दौरान, जैसे मान लीजिए कि अभी आप पढ़ रहे हो मेरे से और मैं इसी दौरान आपसे टेस्ट ले लूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, संरचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है। संरचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, हम बच्चे को सुधार सकते हैं। ठीक है। संरचनात्मक यानी इसको रचनात्मक मूल्यांकन भी कहेंगे। ठीक है। बच्चा अगर कोई त्रुटि करता है तो उसको सुधारा जा सकता है, जैसे क्लास टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है। ठीक है। इसमें बच्चे को सुधारा जा सकता है। अब देखिए, रचनात्मक आकलन का पहला पॉइंट है, रचनात्मक आकलन का प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया की दशा का ज्ञान करने के लिए होता है। ठीक है। रचनात्मक आकलन का प्रयोग किस चीज़ के लिए होता है? रचनात्मक आकलन का प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया की दशा का ज्ञान करने के लिए होता है, मतलब बच्चा कितना जानता है कितना नहीं जानता है। रचनात्मक आकलन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान लगातार होता है। अब जैसे क्लास टेस्ट क्या होता है, टीचर इस मंथ भी ले ली, अगले मंथ भी ले ली, उसके अगले मंथ में ले ली, तो इस तरह ये लगातार होने वाली प्रक्रिया है। रचनात्मक आकलन का प्रयोग अधिगम के आकलन के रूप में किया जाता है। बिल्कुल, अधिगम मतलब बच्चे ने क्या सीखा। रचनात्मक आकलन का कार्य छात्रों के पृष्ठपोषण प्रदान करता है। इसमें क्या होता है, हम लोग फीडबैक, मान लीजिए कोई बच्चा क्लास टेस्ट में कम मार्क्स आया तो उसको हम लोग फीडबैक देंगे, तुमने यहाँ गलती की, इस कारण तुमको कम मार्क्स मिला है। ठीक है। हम उससे हतोत्साहित नहीं करेंगे, बल्कि उसको फीडबैक देंगे ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सके। रचनात्मक आकलन द्वारा विद्यार्थी को ये पता लगता है कि वहाँ कहाँ सुधार कर सकते हैं, यानी कि रचनात्मक आकलन में आप सुधार सकते हो। ठीक है। अब आते हैं हम माफ कीजिएगा, योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, इसका प्रयोग अंत में किया जाता है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, योग। ठीक है। अर्थात जब अंत में जब छात्रों की वार्षिक परीक्षा ली जाती है उसे ही योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल लीजिएगा, आपका जो फाइनल एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम क्या होता है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप में कोई बदलाव नहीं हो सकता। ये बस आपको रैंकिंग देगा कि आप फर्स्ट करते हो, सेकेंड करते हो, थर्ड करते हो, फोर्थ करते हो। बट रचनात्मक में क्या था, रचनात्मक में आप सुधार भी कर सकते थे, फीडबैक भी दे सकते थे। योगात्मक मूल्यांकन में आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते थे। ठीक है। योगात्मक मूल्यांकन का पहला पॉइंट देख लेंगे, योगात्मक आकलन का प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया कितनी सफल हो रही है इसका ज्ञान करने के लिए होता है। बिल्कुल, योगात्मक आकलन निश्चित अवधि के बाद होता है। हाँ, अब जैसे फाइनल एग्जाम्स कैसे होता है, 1 साल के बाद होता है, इसलिए ये निश्चित अवधि के बाद होता है। पर रचनात्मक मूल्यांकन में क्या हो रहा था, वो लगातार हो रहा था। ठीक है। योगात्मक आकलन का प्रयोग अधिगम का आकलन करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, अधिगम का आकलन करने के लिए किया जाता है। योगात्मक आकलन का कार्य छात्रों को ग्रेड परिणाम प्रदान करने का होता है। हाँ, अब जैसे बच्चा फर्स्ट कर गया तो फर्स्ट ग्रेड दे दिया। ठीक है। सेकेंड ग्रेड रैंक लाया तो सेकेंड ग्रेड दे दिया। ठीक है। योगात्मक आकलन द्वारा विद्यार्थियों को ये पता लगता है कि उसने कितना सुधार किया है। हाँ, हमें ये भी पता चलता है कि जो हमने रचनात्मक मूल्य आकलन के थ्रू कितना बच्चा में सुधार हुआ है। ठीक है। अगर ये सुधार नहीं होता है तो हम उस चीज़ का पता लगाते हैं। इसका उपयोग श्रेणीकरण, कक्षा उन्नति और स्थापना में होती है। बिल्कुल, अब बच्चा फाइनल एग्जाम देता है तो बच्चे का श्रेणीकरण होता है, कक्षा उन्नति होती है, बच्चा अगले कक्षा में जाता है और स्थापन होता है। यह उत्पादन अनुकूल है। ठीक है। इसमें क्या होता है, उत्पादन होता है, न कि प्रक्रिया। इसमें कोई प्रक्रिया नहीं होती, बच्चा एग्जाम देता है और फाइनल आउटपुट आता है। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो हमारा ये सत्र में अंत होने वाली है, योगात्मक मूल्यांकन जो है वो सत्र में के अंत में होने वाली परीक्षा है।
बिल्कुल सही बात है, ये सत्र के अंत में परीक्षा होती है और हमसे पूछ क्या रहा है कौन सी नहीं है, इसलिए यहाँ ये आंसर गलत। वैसे लाइन तो सही है बड़ी यहाँ गलत हो जा रहा है क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कौन सा विशेषता नहीं है। इसका उपयोग श्रेणीकर, कक्षा उन्नति और स्थापना में होता है। ध्यान से आप अगर पढ़े होंगे नोट्स पॉज करके बना लीजिएगा। तो बिल्कुल इसका उपयोग हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं, श्रेणीकरण करने के लिए। बच्चा श्रेणीकरण होता है, कक्षा उन्नति होती है, फर्स्ट सेकंड करता है तो हम बच्चा को अगली क्लास में पर स्थापन करते हैं। ठीक है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है योगात्मक मूल्यांकन का। पर हमें यहाँ पूछ रहा है निगेटिव आंसर, कौन योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। यह छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरियों का निदान करता है। अब देखिए क्या बताया था मैंने कि निदान कैसे करेगा। ये निदान किसमें होता था, ये रचनात्मक मूल्यांकन का है। किसका है, रचनात्मक मूल्यांकन का है। इस वजह से ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निदान हम किस में कर सकते थे, रचनात्मक मूल्यांकन में। और हमसे पूछा क्या है, जो योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, इसलिए हमारा ये आंसर हो गया। और यह उत्पादन अनुकूलन है, न कि प्रक्रिया अनुकूलन। बिल्कुल योगात्मक मूल्यांकन जो है वो उत्पादन देता है, प्रक्रिया अनुकूलन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें फीडबैक हम नहीं देते। तो हमारा कौन सा आंसर हो गया सही, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 जो है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण है। वांछनीय मतलब सबसे बेहतर, ठीक है, जो इसके लिए उपयुक्त बैठता है। ठीक है, कक्षा में कलन विधि को प्रदर्शित करे और छात्रों को इसे स्मरण करने के लिए निर्देश दे। ठीक है, कलन विधि मैंने आपको बता रखा है कि कलन विधि क्या होता है, एल्गोरिदम होता है। क्या होता है, एल्गोरिदम होता है, ये एक मेथड है। ठीक है, और स्मरण करना क्यों गलत हो गया, ये वांछनीय गुण होना। और स्मरण करना, हिंदी में स्मरण करना, याद करना, और इंग्लिश में रोट मेमोराइजेशन कहीं भी दे रखा हो, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना और उनके छात्रों के सामने रखना। ठीक है, ये चल सकता है। अभी अगला ऑप्शन देख लेते हैं, छात्रों को निर्देश दे कि वो प्रश्न का हल पाठ्यपुस्तक में हल किए गए प्रतिमान प्रश्न जैसा करे। यानी कि जैसा पाठ्यपुस्तक में सॉल्यूशन दे रखा है या एग्जाम्पल दे रखा है उसके आधार पर ही हम क्वेश्चन को हल कर दें। ठीक है, तो ये पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण थोड़ी न है कि अगर हम बुक में से देखें और बुक के अकॉर्डिंग, मतलब बुक का जैसा एग्जाम्पल है वैसा ही क्वेश्चन लेके बना दे, तो इससे हम क्या सीखेंगे। इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। छात्रों से कहे कि वे प्रश्नों को श्यामपट्ट पर हल करें। और श्यामपट्ट पर हल करना कोई वांछनीय गुण थोड़ी ना हो गया। श्यामपट्ट पर हल करने के लिए बोले बच्चा बना ना पाएगा, फिर बच्चा सिर्फ जो बच्चा इसको बोलेंगे वही बना पाएगा। लेकिन अगर वही हम बच्चे से अर्थपूर्ण यानी अभी मान लो कि आपको सीटेट के रिगार्डिंग पढ़ रहे हो, तो हम प्रीवियस ईयर इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट है, अर्थपूर्ण तो है ही, प्लस चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, आपको समझना पड़ता है। आपके तार्किक चिंतन की परीक्षा ले रहा है इस पर सीटेड। ठीक है, तो अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना और उनको छात्रों के सामने रखना, इससे बच्चे का क्या होगा, उसका माइंड और क्रिएटिव होगा पहले से और वो ज़्यादा सोच सकेगा। ठीक है, तो इसलिए इस बार सीटेट में यही आपकी तार्किक चिंतन को क्वेश्चन पढ़ना है आराम से, आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है, बाकी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लो कमेंट बॉक्स में, मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 दे रखा है। ठीक है, 57 में मैं यहाँ इसलिए इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम कर दिया, कॉमन कर दिया, क्योंकि इन्होंने हिंदी में ना ऑप्शन जो है वो इधर उधर कर दिया। ठीक है, इसलिए इसमें आपको कन्फ्यूजन होता, सो आपको समझाने के लिए इंग्लिश वाला ही मैंने हिंदी लिख दिया। ठीक है, अब देखिए हमको क्या दे रखा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग सेट, मतलब हमको रिप्रेजेंट करना है, यानी कि मैच द फ्लोइंग करना है। मिसकंसेप्शन मतलब भ्रांति दिख रहा है। ठीक है, मिसकंसेप्शन मतलब क्या दे रखा है, भ्रांति। ठीक है, ये ए हो गया, ये प्रदर्शन क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया, सी हो गया एस्टिमेशन हो गया, डी तुलना जो हो गया वो आपका कंपैरिजन हो गया। तो भ्रांति कहाँ हो रहा है, आप यहाँ देखोगे तो यहाँ क्या कर रहा है 2 3, आप ध्यान से देखें ना, 2 3 + 3 4, क्या बच्चा कर रहा है, यहाँ एलसीएम लेके करना चाहिए था नीचे, पर एलसीएम लेने की जगह बच्चा क्या कर रहा है, जो पहले से वो जोड़ जानता है या एडिशन योग जानता है
उसी को कर दे, ये ऊपर वाले को और ऊपर वाले को जोड़ दे रहा है और नीचे वाले को जोड़ दे रहा है। तो क्या हो रहा है बच्चा, यहाँ कन्फ्यूजन है, जबकि इस बनने का कैसे, ये बनता 2 3 3 4 इक्वल टू 4 तिया 12, 3 चौका 12 हो गया, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो 3 तिया 9, यानी कि इसका जो आंसर होता कितना होता है 17/12 होता। ठीक है, तो इस वजह से ये भ्रांति है, मतलब बच्चा जो है वो समझ नहीं पा रहा है, इसीलिए उनसे गलती हो रहा है, कन्फ्यूज है बच्चा। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है रिप्रेजेंटेशन, प्रदर्शित करना। प्रदर्शित आप कहाँ करते हो, नंबर लाइन पे करते हो। ठीक है, प्रदर्शित आप कहाँ करते हो, तो बी का ए हो जाएगा, आप नंबर लाइन पे करते हो। अनुमान, अब देखिए अनुमान यहाँ क्या लगा रहा है बच्चा, क्या कर रहा है 48 × 52 है। ठीक है, तो इसको क्या कर दे रहा है, वो 50 × 50 को मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये जो 48 है 2 इधर कर दे रहा है अनुमान लगा के, यानी इस 48 को क्या कर दिया 50 कर दिया, और इसको भी 50 करके वो मल्टीप्लाई कर दे रहा है। ठीक है, जबकि होगा क्या हमारा, 48 को 52 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 दूना 16 16 6 से 4 दूना 8 9 8 5 40 40 के 0 से 5 का 20 20 4 24, यानी कि 692496 होगा, जिसको क्या लिखा रहा है बच्चा 2500 लिख रहा है, इसलिए यहाँ इसने क्या किया है अनुमान लगा रखा है। ठीक है, तो ये भी हो गया। और कंपैरिजन किसको बोलते हैं, तुलना करना, तो यहाँ 4 > 5। ठीक है, तो यहाँ बच्चा क्या कर रहा है अनुमान लगा रहा है, यानी कि आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, पहला का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है, ये क्वेश्चन नंबर जो है ये क्वेश्चन नंबर 58 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए सुश्री नीतू कक्षा 2 की अध्यापिका ने शाब्दिक समस्या से प्रारंभ किया, जैसे कि एक परिवार के 4 सदस्य हैं और यदि प्रत्येक सदस्य को दोपहर के खाने में 3 रोटी की आवश्यकता है तो कुल कितनी रोटियों की आवश्यकता हो सकती है। अवधारणा बता चुका हूँ कि क्या होता है, अवधारणा जो होता है हमारा वो कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड बार बार आ रहा है, आप कॉपी में लिख लेंगे, जिनको आता होगा तो बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं आता है वो वर्ड लिख लेंगे। ठीक है, अवधारणा का परिचय के लिए इस प्रकार की शाब्दिक समस्याओं का क्या उद्देश्य होता है, बच्चों के संचारण कौशल में वृद्धि करना। ठीक है, अगर वर्ड प्रॉब्लम आता है तो इससे कम्युनिकेशन, ठीक है एक पल के लिए मान लेते हैं, पर गणितीय का उद्देश्य सिर्फ कम्युनिकेशन को बढ़ाना नहीं होता है। ठीक है, अब अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं के संयोजन करने और सामर्थ्य को विकसित करना। ठीक है, ये एक ऑप्शन हो सकता है। अब अगले पे चलते हैं, गणित और भाषा की कक्षाओं का समाकलन करना। गणित की अपनी एक भाषा है, इसमें समाकलन क्या करना। ठीक है, गणित में भाषा सम्मिलित ऑलरेडी होती हैं, छात्रों में केवल गणित, अब देखिए केवल गणितीय भाषा को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित, छात्रों केवल गणितीय भाषा ही क्यों, इसमें और भी भाषा विकसित होती है, तो ये गलत हो गया हमारा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो क्या बच्चा, वैसे भी आपको बता रहा होगा गणित एनसीएफ अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, गणित को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से गणितीय समस्याओं को संयोजन करने के सामर्थ्य को विकसित कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है कि आप वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से गणितीय समस्याओं को संयोजन करने में समर्थ विकसित हो रहा है, क्योंकि क्या बता रहा है कि परिवार के 4 सदस्य और प्रत्येक सदस्य को 3 रोटी चाहिए, मतलब 4 सदस्य और 3, तो कुल कितनी रोटी की आवश्यकता होगी, तो 4 3 12 होता है, यानी कि आप डेली लाइफ के से मैथ्स को हल कर रहे हो, उसको समझ रहे हो, आपके डेली लाइफ में जो मैथ्स होता है, आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं उससे मैथ्स मतलब संबंधित होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पर। अब क्वेश्चन नंबर 59 में देखेंगे, 59 में क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सी गणित की प्रकृति के अनुसार सही है, आपसे क्या मांग रहा है, सही है। तो हमने आपको इससे पहले भी समझा रखा, ये स्टेटमेंट एकदम ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गणित की अपनी एक भाषा होती है, तो ये आपसे जब भी पूछेगा तो ये सही है। किसी भी गणितीय समस्या का केवल एक ही हल होता है, ऐसा कभी हुआ कि गणित की समस्या का एक ही हल हो, आप किसी और वर्ड प्रॉब्लम को एक एक नियम से बना सकते हो, मैं डायरेक्ट बना सकता हूँ, तो इस तरह मतलब केवल एक हल नहीं हो सकता, उसके अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ठीक है,
अब चलते गणितीय अवधारणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो होती है वो गणित में क्या होती है, अमूर्त होती है। इस बात को याद रखेंगे, ये आगे आने वाले जो क्वेश्चन है सेट है उसमें बहुत काम आएगा। कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, अमूर्त होता है, ये हमेशा आएगा, इसलिए इसको आप नोट्स बना ही लेगा। अमूर्त कॉन्सेप्ट क्या होता है, अमूर्त होती है, ठीक है। और मैथ जो होता है वो हमेशा क्या किधर से चलता है, मूर्त से अमूर्त की तरफ चलती है, ठीक है। गणित की क्या होती है, गणित की अपनी भाषा है, कॉन्सेप्ट हमेशा मूर्त अमूर्त होती है, ठीक है। और गणित जो है वो मूर्त से अमूर्त यानी कि सरल से जटिल की ओर चलती है, ठीक। तो मूर्त, अब पूछिएगा कि मूर्त किसको, मूर्त उसको बोलते हैं जिसको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। और अमूर्त उसको कहते हैं जिसको आप छू नहीं सकते, जैसे हवा, ठीक है। हवा को आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, फिर भी वो मौजूद होता है। उसी तरह आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो अमूर्त होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ए और सी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया, ठीक है। बात को ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन जो भी है इंपॉर्टेंट है, आप अगर नोट्स बनाते चलिए आपको बहुत ही फायदेमंद होगा ये वीडियो, ठीक है। और दोस्तों अगर आपके लिए वीडियो अगर ये फायदेमंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी लगे कि मेरा मेहनत सफल हो रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ, अब वीडियो जो है वो लगातार आएगा, इसलिए आप लोग टेंशन ना ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे, मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 60 है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, कुछ ट्रिक भी बता रहा हूँ जिसको आप ध्यान से देखेंगे, जो शायद बहुत कम लोग बताते होंगे जरूर बताते होंगे, बट बहुत कम लोग। अब जैसे ये क्वेश्चन देख रहा है कि हमें ज़रूरी नहीं कि हर बार मैं अनौपचारिक तरीका भी बता रहा हूँ। औपचारिक तरीका होता है कि आप पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर करके चले, बट एक अनौपचारिक तरीका होता है जो कम समय में आपको पास करने या सफल करने में मदद करेगी, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, दृश्यीकरण और प्रदर्शन प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि, ठीक है, उच्च गणित में बीजगणित और ज्यामिति को पढ़ाने के लिए ये निहितार्थ है, मतलब आवश्यक है ज्यामिति पढ़ाने के लिए दृश्यीकरण और प्रदर्शन। अब दृश्यीकरण और प्रदर्शन क्या होता है, दृश्यीकरण यानी कि आप टीवी जो होता है, ठीक है, या प्रोजेक्टर होता है, ठीक है, आजकल जो वो टच स्क्रीन वाली, जैसे यही जो आपको हम जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ ये दृश्यीकरण है, और मैं प्रदर्शित भी कर रहा हूँ, आपको दिख भी रहा है और जो मैं लिख रहा हूँ वो भी दिख रहा है, ठीक है। तो इसकी मदद हम लोग किस चीज़ में करते हैं, महत्वपूर्ण उच्च गणित में बीजगणित और ज्यामिति को पढ़ाने के लिए ये निहितार्थ है। तो हाँ, ये सही बात है, निहितार्थ है, और हमसे सही ऑप्शन ही मांग रहा था। अब देखते हैं अब मान लीजिए कि ये ऑप्शन मान लो एक पल के लिए आपको आंसर नहीं पता, तो हम दूसरा ऑप्शन पढ़ते, प्राथमिक स्तर पर केवल यही कौशल सिखाए जाने चाहिए। क्यों भाई, हम दूसरा मेथड भी तो सिखा सकते हैं, केवल यही कौशल क्यों सिखाएंगे। जब भी केवल, क्या मैंने बता रखा आपका, केवल निगेटिव वर्ड है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन पढ़ना है, समझना है और उसके अकॉर्डिंग देना है, तो यहाँ ये लाइन बिल्कुल गलत हो गया। गणित में अधिगम का मूल्यांकन का यही एकमात्र, गणित में कभी भी एकमात्र तरीका कोई नहीं होता है मूल्यांकन का, ठीक है, इसलिए ये भी गलत हो गया। ये शिक्षक के काम को आसान बनाता, अब ये लाइन भी ध्यान रखेंगे, कभी भी शिक्षक का काम आसान नहीं बनाना है, हमें छात्र के काम को आसान बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी गलत होगा, यानी कि हमारा खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। अगर हमें आंसर नहीं भी पता होगा ना, फिर भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 3 ऑप्शन को हटाना सीख जाएंगे, हमारा एक ऑप्शन हमारा सही मिल जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत मदद करेगा आपके। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब 16 के बाद जो हुआ था वो 20 का पेपर हुआ था, तो अब 20 का सेट होगा और अब वीडियो बिल्कुल रेगुलर आएगा। थैंक यू सो मच।